हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे की जाएंगी। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, डाइपोल। तो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस होता है, और उस पूरे रीजन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, और इस रीजन में इसका इफेक्ट जो है वो कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसे महसूस करेगा। तो इस पूरे रीजन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस चार्ज की बात करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती है, यानी फील्ड कमजोर होता जा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की क्या वैल्यू है वो कैसे पता चले? तो उसको बताने के लिए हम एक चार्ज को लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि वो चार्ज उस पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू। तो जैसे मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट इस चार्ज से R दूरी पे है, और मैं जानना चाहता हूं कि वह इस पॉइंट पर फील्ड की क्या वैल्यू है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख देना है और देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जितना ज्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट मीन यहाँ पे फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। सो बात क्लियर होती है। तो यहां पर आपने दो चार्जेस देखे, एक ये चार्ज जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा वो चार्ज जो उस फील्ड को चेक करके बता रहा है कि वहां फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो वो चार्ज जिसकी वजह से यहाँ फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। और वो चार्ज जो उस फील्ड को चेक करके बता रहा है कि वहां पे फील्ड है या नहीं है, और अगर है तो कितनी वैल्यू है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहां से आपको दो चार्जेस के बारे में पता चल गया, एक सोर्स चार्ज के बारे में और एक टेस्ट चार्ज के बारे में। सोर्स चार्ज बोले तो वो चार्ज जिसकी वजह से वहां फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्ट चार्ज वो जो फील्ड को टेस्ट कर रहा है उस पॉइंट पे कि है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। सो बात क्लियर हुआ। तो यहीं से हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसे हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम लोग मेजर कर रहे थे? तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उसी से हमें फील्ड की वैल्यू का पता चलता है, और इसी को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, और इसकी वजह से इसके चारों तरफ फील्ड क्रिएट हो गया जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और मुझे यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां देखना है कि फील्ड की क्या वैल्यू है। तो अपने को क्या करना होगा, वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रख देना होगा, और देखना होगा कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो मुझे क्या करना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर देखना है तो इसका क्या मतलब है कि पूरे फोर्स को पूरे चार्ज से डिवाइड कर दो। कायदे में हमारा जो डेफिनेशन है वो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रहा है, लेकिन अब जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। तो कोई बात नहीं, जो चार्ज है उसको रख लीजिए और देख लीजिए कि वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो उस पूरे फोर्स को उस पूरे चार्ज से डिवाइड कर दीजिए
तो अपने आप आपको फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, और इसी को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, किसी भी पॉइंट पर क्या फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको चार्जेस पता है, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो फोर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? कूलॉम्स लॉ लगाओ, फोर्स निकालो। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता था कि एफ किसके बराबर होता है? तो एफ होता है के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। और देखो Q0 बटे में लिखा था, तो ये मैंने बटे में लिख दिया। ठीक है, बाकी आपको पता है इस Q0 से Q0 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहां बचेगा क्या? तो यहां आ जाएगा E इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो ये हमारा यहां से फील्ड का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? इधर की तरफ धकेलेगा। तो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको कूलॉम्स लॉ से पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। तो बेटा यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और दूसरा हो गया E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अगर आपको सीधा फोर्स दे रखा हो और चार्ज दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको चार्ज दे दिया जाए और वहां से पूछा जाए कि भाई बताओ इतने डिस्टेंस पर क्या वैल्यू होगी, यानी चार्ज और डिस्टेंस दे दिया जाए, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब अगर कोई पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो जब भी कोई पूछे ना, तो सीधा सा कंसेप्ट है, फॉर्मूले पे फोकस करो कि फॉर्मूला क्या था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आपको फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ गए? अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप समझिए कि फील्ड के पास डायरेक्शन आई किसकी वजह से? तो इस फोर्स की वजह से तो डायरेक्शन आई है। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। ठीक है, बट अगर आपका जो चार्ज है, वो चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को आप टेस्ट चार्ज कह रहे हो ना, तो वो चार्ज अगर पॉजिटिव का है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का वही फील्ड का। बट जो चार्ज फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर वो चार्ज नेगेटिव का होता, तो सोचो यहाँ प्लस की जगह एक माइनस का साइन लग जाता। और अगर यहाँ माइनस का साइन लग जाता, तो ये माइनस जब ऊपर जाएगा, तो दोनों वेक्टर्स के बीच एक माइनस साइन हो जाएगा ना। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच अगर एक नेगेटिव का साइन हो, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी कि फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिधर आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा उसके अपोजिट। ठीक है, तो वो कहानी नेगेटिव के लिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि जो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए आपको फोर्स का ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया आपका न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलाम। तो यही कूलाम जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये है। एक और फॉर्मूला है जो आप आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू नेगेटिव का dv बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे dv का क्या मतलब है? तो dv का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, और dr का मतलब चेंज इन पोजीशन। यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये जो ऊपर की तरफ लिखा है ये आपका पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे की तरफ जो dr लिखा है ये आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप चाहो तो यहां से भी तो ऐसा यूनिट बना सकते हो ना। तो आपको पता होगा कि भाई पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यही मीटर जब ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होगा वो वोल्ट पर मीटर भी होगा। यानी दो यूनिट्स हो गए, एक तो न्यूटन पर कूलाम और एक होगा वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलाम तो आपको इस वाले फॉर्मूले से मिल गया,
और वोल्ट पर मीटर आपको इस वाले फॉर्मूले से मिल गया। ठीक है, सो बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और जो थर्ड पॉइंट है वो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस किया था कि भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के केस में जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही फील्ड का होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आपको यही चीज लिखी हुई है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बढ़िया से समझ में आ रही होगी। और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अब सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया हो और कुछ बेचारे अभी भी मस्ती में घूम रहे हैं। तो भैया मस्ती में ना घूमो, पढ़ लो कायदे से, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना समझ जाइए इस देश में बेरोजगारी का दर क्या है। ठीक है ना? ओके, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर दी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और ध्यान रखिएगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। यानी अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा भी एक लाइन हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि इस लाइन पे अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को बताए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारी एक लाइन है, तो ये लाइन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस लाइन पर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन को बताना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो सिंपली मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना चाहिए। तो ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट ए पर फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। अगर मुझे इस पॉइंट पर देखना है फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो सिंपली मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना चाहिए। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर डायरेक्शन बता देगा। सो बात समझ रहे हो, फील्ड लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक सी कहानी है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में कोई लाइन नहीं होती। यानी ये जो है ये आपकी इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये रियल नहीं है, लेकिन हाँ जो ये रिप्रेजेंट करते हैं वो एक रियलिटी है। तो भले ये लाइंस इमेजिनरी है लेकिन इनके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। तो यही चीज मैंने नोट में करके लिखा है आपके लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बट व्हाट दे रिप्रेजेंट इज अ रियलिटी। बात समझ रहे हो? तो जो ये रिप्रेजेंट करती है वो एक रियलिटी जरूर है। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, वो मैंने आपको बता दिया, कैसी होती हैं वो बता दिया आपको। अब हम अलग अलग उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। जैसे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए कैसी फील्ड लाइंस होंगी, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है उसके लिए कैसी फील्ड लाइंस होंगी, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो वहां क्या होगा, अगर सेम नेचर के दोनों चार्जेस रख दिए जाए तो क्या होगा। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी करे तो आपको फेल ना कर पाए, वो आप कहीं पे काम मतलब बेकार ना चला जाए मामला आपका। ओके, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब हो गया सिंगल, यानी एक ऐसा चार्ज जिसके आसपास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया हो, उसे हम आइसोलेटेड चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और मुझे देखना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है कि कैसी होंगी, तो आप सिंपली किसी भी पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके देख लीजिए, और आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड होगा। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी तो फील्ड की डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। अब जरा मुझे बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, तो भाई इधर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, तो अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड भी इधर हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है मेरी वो इस तरीके से होगी। ऐसे आप किसी भी पॉइंट पर देख लो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो फील्ड लाइन है वो ऐसे जा रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं
वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितनी भी फील्ड लाइंस देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि वो सभी के सभी फील्ड लाइंस इस चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी। यानी कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली ही निकलती है और परपेंडिकुलरली ही एंटर करती है। यानी एंटर करते वक्त भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और निकलते वक्त भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है? ओके, यहां पर एक बात और समझिए। अगर मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। तो ये अगर इस रेडियस को मैंने एक्सटेंड किया तो ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। तो मतलब मैं कह सकता हूं ना कि अगर कोई भी लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो रेडियस के अलोंग है। तो वैसे ही अगर आप ये कह रहे हो कि जितनी भी हमारी फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसका मतलब वो सारी फील्ड लाइंस रेडियस के अलोंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अलोंग द रेडियस होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के केस में बाहर की तरफ होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी अलोंग द रेडियस और बाहर की तरफ। सो फंडा क्लियर है? तो यहाँ पर दो तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला तो ये है कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर आपको देखना है फील्ड लाइंस कैसी है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, किसी की वजह से भी देखना फील्ड लाइन कैसी है, तो कहीं पर भी एक चार्ज रख के देख लेना और ये देख लेना कि उस चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने फोर्स इधर लगाया, अब आपको पता है जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही फील्ड का होगा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन ये तो फील्ड का डायरेक्शन ये, यानी फील्ड लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है और जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में हमारी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, फंडा क्लियर होता है? ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। सेम ऐसे ही हमें नेगेटिव चार्ज के लिए भी देखना है कि अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो वहां क्या कहानी बनने वाली है। तो बच्चों हम अब देखेंगे आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से कि भाई एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो मान लिया जाए कि ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज है और मुझे इसकी वजह से देखनी है कि इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो तरीका वही है कि किसी एक पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रख दो और देखो कि उस पर फोर्स किधर लग रहा है। तो मुझे बताओ ये नेगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगा। ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान रखना है क्योंकि फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन फोर्स का वही फील्ड का। फॉर्मूला लिखवाया था ना, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर क्यू नॉट अगर पॉजिटिव का है तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स है इनके बीच एक प्लस का साइन है, और अगर प्लस का साइन है मतलब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, यानी जो डायरेक्शन फोर्स का वही फील्ड का। कब? तो जब हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब सॉरी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाले ने अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया, यानी कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन रेडियली इन्वर्ट हो गई। तो ऐसे आप चार्ज को कहीं भी रखोगे तो आपको कुछ ऐसी सी ही फीलिंग आएगी ना, सेम फीलिंग आएगी हर जगह आपको। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि फील्ड लाइन जो होती है चाहे कंडक्टर के सरफेस से निकल रही है और चाहे एंटर कर रही है, दोनों ही टाइम पे वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो अगर ये फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ये रेडियस के अलोंग है और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, फंडा क्लियर है? ओके, अब सवाल ये उठता है कि भाई फील्ड लाइन जा तो इसके अंदर रही है लेकिन ये आ कहां से रही है? तो भाई ये आ इंफिनिटी से रही होंगी, कहीं इंफिनिटी से आ रही होंगी जितनी भी फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी कहीं इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यही सेम कहानी पॉजिटिव चार्ज के लिए भी था। अगर आप पॉजिटिव वाले के लिए देखते तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वैसे ही थी, रेडियली आउटवर्ड थी। ठीक है, अब सवाल यही उठता है कि भाई निकल तो इसमें से रही लेकिन जा कहाँ रही है? तो कहीं इन्फिनिटी पे जा रही होंगी, यानी हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी जितनी भी वो सारी के सारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही होंगी। फंडा क्लियर है? तो ये आपका आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया और ये आइसोलेटेड
पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। तो सिंगल सिंगल तो बहुत हो गया भाई, जीवन में कब तक सिंगल रहो, कभी तो डबल हो गए ना। तब पेयर के लिए देख लेते हैं कि भाई पेयरिंग कैसी होगी। और पेयरिंग भी दो तरह की होती है, अपोजिट वालों की पेयरिंग होती है और आजकल सिमिलर वालों की पेयरिंग हो जा रही है। तो हम दोनों का देखें क्या कहानी बनती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी अगर मेरे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, अगर मेरे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है तो वहां क्या कहानी बनेगी। अब जैसे मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव का चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव का चार्ज है। अब सोचो यहाँ क्या कहानी बनने वाली है। तो सोचो जब ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था तो इससे जो फील्ड लाइन होती थी वो ऐसे जाती थी, बट अभी तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है ना जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब सोचो जब कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था तो बिल्कुल सीधा जा रहा था, बट अगर अट्रैक्शन आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा। तो जिस फील्ड लाइन को सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाके वो ऐसे बेंड कर जाता है। फंडा क्लियर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी फील्ड लाइंस हैं सब पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में एंटर करेंगी। बस ये ध्यान रखिएगा जब निकलेगी तो भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और जब एंटर करेगी तो भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फील्ड लाइंस तैयार होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए कहानी हो गई। ठीक है, सो बात समझ में आती है। तो ये हमारा इस तरीके से फील्ड लाइन, तो अट्रैक्शन की वजह से जो फील्ड लाइन को सीधा जाना चाहिए वो सीधा ना जाके ऐसे बेंड कर जा रही है। तो जितनी भी हमारी फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी बेंड कर जा रही है। बात क्लियर है। ओके, अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि अगर ये फील्ड यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो फील्ड लाइन सीधे सीधे जा रही थी ना, यानी जगह ज्यादा घेर रही थी। अभी क्या हुआ, अट्रैक्शन की वजह से जितनी भी फील्ड लाइन सब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी सब सिकुड़ गई। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ ये भी लेंथ वाइज हुआ है। तो अगर लेंथ वाइज फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि ऐसे कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो वहां पे हमेशा लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी फील्ड लाइन ऐसे सिकुड़ रही है। सो फंडा क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए। अब पेयरिंग तो सेम वालों की भी हो रही है आजकल, तो एक बार सेम वालों की कहानी भी देख लेते हैं कि अगर दोनों चार्जेस एक जैसे होंगे तो वहां क्या बनेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, यानी हमारे दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस अगर हों तो वहां पर फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो जैसे मान लेते हैं कि ये भी हमारा एक पॉजिटिव का चार्ज है। हाँ, तो हमने मान लिया कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों ही अगर प्लस प्लस हो या दोनों ही अगर माइनस माइनस हो तो क्या कहानी बन सकती है। तो आप अभी फिलहाल के लिए मान लो कि ये सिंगल पॉजिटिव, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अगर ये अकेला होता तो फील्ड लाइन ऐसे जाती। अब सोचो अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव कैसे क्या होता था, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होने पे ये फील्ड लाइन ऐसे बेंड कर रही थी ना। तो सोचो अगर अट्रैक्शन होने पे ऐसे बेंड करती है तो रिपल्सन होने पे कैसे बेंड करेगी। तो भाई अगर अट्रैक्शन पे ऐसे है तो रिपल्सन पे ऐसे होगा। तो यानी रिपल्सन की वजह से जो फील्ड लाइन सीधे जानी चाहिए थी वो फील्ड लाइंस ऐसे बेंड कर जा रही है। फंडा क्लियर है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर खेल होने वाला है। तो यहाँ पे जब भी पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस होंगे तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है सामने से और इस वजह से जितनी भी हमारी फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके की हो जा रही हैं। सो फंडा क्लियर है कि फील्ड लाइंस ऐसे बेंड क्यों हुई हैं, क्योंकि इन पे सामने से रिपल्सन आ रहा है, यानी सामने से प्रेशर हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक झाड़ू है। झाड़ू भी दो तरह के होते हैं, एक सीख वाली झाड़ू होती है, एक फूल वाली झाड़ू होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ फूल वाली झाड़ू की। ठीक है, जो केजरीवाल वाली झाड़ू है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फूल वाली झाड़ू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फूल वाली झाड़ू को अगर मान लिया जाए कि ये दीवार है और फूल वाली झाड़ू को ऐसे आप लगाओगे तो जब इसको ऐसे प्रेस करोगे दीवार पे तो उस झाड़ू का रेसा रेसा ऐसे खिल जाएगा। तो बेसिकली ये झाड़ू ऐसे फैल कैसे गई, खिल कैसे गई, क्यों, क्योंकि उस पर सामने से प्रेशर पड़ रहा था। तो वही कहानी यहां पर भी हुई। यहां पर जो फील्ड लाइन थी वो सारी ऐसे खिल गई, यानी ऐसे बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, क्योंकि सामने से इस पे प्रेशर पड़ रहा था और वो जो सामने से प्रेशर पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं लेटरल प्रेशर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल प्रेशर। तो इसे हम लोग कह देते हैं लेटरल प्रेशर।
ठीक है, जो सामने से प्रेशर पड़ रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी दो इक्वल चार्जेस होंगे सेम नेचर के, तो वहां पे हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे बेंड करेंगी, और ये बेंड हो क्यों रही है, तो लेटरल प्रेशर की वजह से बेंड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब होता है? तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो। यानी अ पॉइंट, देखो न्यूट्रल पॉइंट मैंने लिख रखा है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। यानी एक ऐसा पॉइंट जहां फील्ड इंटेंसिटी पूरी तरह से 0 हो, उसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है। बट ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के हों। चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो कम ज्यादा भी हो सकता है ना। तो अगर कम ज्यादा हुआ, तो वहां पर क्या कहानी बनेगी? यानी न्यूट्रल पॉइंट किधर जाएगा, लोअर चार्ज की तरफ या हायर चार्ज की तरफ? तो वो मैं आपको समझाऊंगा अब। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहानी समझ में आ रही है? तो इसको साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स इस दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं, और वो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आते हैं, क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं अपनी हैंड राइटिंग में। तो हमेशा अपने नोट्स पे भरोसा करो। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।